तो जय हिंद। मैं हूं शेर बहादुर विश्वकर्मा वंशी और आप सभी का अपने चैनल पे टेम्पल पर स्वागत है। तो डियर, आशा करता हूँ आप ये अच्छे होंगे और ठंड बहुत पड़ रही है। तो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। कोई भी बॉडी चलती है, रुकती है, क्यों चलती है और क्यों रुकती है। तो न्यूटन साहब ने बहुत सटीकता से बस 3 लॉ बनाए, 3 सिद्धांत बनाए जिसके आधार पर ये बताया जा सकता है। ठीक है, तो पहला है न्यूटन साहब का जो पहला लॉ है उसे हम न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये पहला इनका नियम था क्या, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था क्या। इनका कहना क्या था कि अगर कोई बॉडी चल रही है यूनिफॉर्म मोशन से तो वो चलती रहेगी हमेशा, और अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो हमेशा वो रेस्ट पे रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो। ठीक है ना, कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना हो। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए, और अच्छा कोई चीज ले लेते हैं हम। इस पे देखिए, ये है ब्लॉक, समझ लीजिए क्या है, एक ब्लॉक है। अभी किस पे है, रेस्ट अवस्था में। अभी इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई भी फोर्स, सिर्फ, ठीक है ना, mg लग रहा है, लेवल पे है, इसलिए mg के कोई कंपोनेंट इसे किसी भी तरफ डिस्प्लेस नहीं कर रहा है। अब मान लीजिए हम क्या करते हैं, एक ट्रांसलेशनल फोर्स लगाते हैं, एक पैरेलल फोर्स लगाते हैं सरफेस के। हमने ये फोर्स लगाया, देखिए लगाया, क्या हुआ, कुछ दूर जा करके क्या हो गया, रुक गया। ठीक है ना, कुछ दूर जा करके क्या हुआ, ये ब्लॉक ये रुक गया। पर न्यूटन साहब ने अपने फर्स्ट लॉ में कहा था कि अगर किसी पर फोर्स लगाया जाए, चाहे बॉडी को स्टॉप करने के लिए, चाहे बॉडी को चलाने के लिए, ठीक है ना, अगर चल रही है तो चलती रहेगी, अगर रुकी है तो रुकी रहेगी। ठीक है ना, रुकी तो है, मगर जैसे हमने फोर्स लगाया तो उसे क्या होना चाहिए था, लॉ के हिसाब से कंटिन्यूअस क्या करना चाहिए था, चलते रहना चाहिए था। तो चली किस लिए नहीं, क्योंकि इस पर क्या हुआ, फ्रिक्शन लग रहा था। क्या लग रहा था, फ्रिक्शन। इस सरफेस और इसके बीच में क्या लग रहा था, फ्रिक्शन। ठीक है ना। तो अपने पहले लॉ में यही इन्होंने बताया, और लॉ ऑफ इनर्शिया इसे क्या कहते हैं, अभी उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसे दूसरे तरीके से कहते हैं। तो पहला इनका सिद्धांत क्या था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, मान लो 50 किलोमीटर से चल रही है तो 50 किलोमीटर से ऐसे इन्फिनाइट तक चलती रहेगी। ठीक है ना, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर सेकंड से। ठीक है ना। तो ये सब, और इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स जब तक ना लगे। तो पहला क्या ना, इसका डेफिनेशन क्या थी, इनके पहले सिद्धांत की पहले सिद्धांत की डेफिनेशन क्या थी, इन्होंने 2 स्टेट डिफाइन कर दी। क्या वो बॉडी की 2 स्टेट डिफाइन कर दी, एक रेस्ट और दूसरी क्या, यूनिफॉर्म मोशन। अगर इस अवस्था में कोई है तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को फॉलो कर रहा है। ठीक, ठीक है। देखिए, 2 अवस्था डिफाइन कर दी, 2 स्टेट, न्यूटन 2 स्टेट, न्यूटन्स 2 स्टेट ऑफ बॉडी, जिसमें क्या करेगा वो, न्यूटन फर्स्ट लॉ को फॉलो करेगा। पहली स्टेट थी और ये दूसरी स्टेट, तो फर्स्ट स्टेट।
फर्स्ट स्टेट कौन सी थी? रेस्ट। ठीक है ना, फर्स्ट स्टेट कौन सी थी? रेस्ट। और दूसरी यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, इनका कहना क्या था कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे किसी बॉडी पर, मैंने जो ब्लॉक ये दिखाया ये कॉन्सेप्ट, इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था। कौन सा लग रहा? फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ना लगता ना, इसको हम धक्का दे देते ऐसे, इन्फिनिट तक ये ऐसे चलता रहता है, रुकता कभी नहीं। ठीक है, कभी नहीं रुकता ये। ठीक, रेस्ट और दूसरा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। वी स्टैंड फॉर वेलोसिटी। ठीक, मान लीजिए एक बॉडी है, क्या ये बॉडी है, किस पे है? रेस्ट में है, तो एफ एक्सटर्नल क्या होगा? 0। इसी के साथ क्या होगा? एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 0। और वेलोसिटी भी क्या होगी? इनिशियल और फाइनल दोनों ही 0 होगी। हम इसे क्या बोल देंगे? रेस्ट पे है। ठीक, दूसरी बॉडी, ये दूसरी कंडीशन, ये कुछ किससे मूव कर रही है? कांस्टेंट वेलोसिटी से। किससे मूव कर रही है? कुछ कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रही है? मूव कर रही है। ठीक, इस पे क्या होगा? एफ एक्सटर्नल, इस पे भी क्या होगा? 0। इसका एक्सीलरेशन भी क्या होगा? 0। और इस परंतु इसकी वेलोसिटी क्या होगी? डज नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या कह देंगे कि बॉडी पर कोई फोर्स तो नहीं लग रहा है, पर वो यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है। यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है, मतलब भी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। ये 0 के बराबर नहीं है, मगर क्या है? भी कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। एग्जांपल के तौर पे जैसे मान लीजिए 50 किलोमीटर, मान लीजिए 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। ठीक है ना, आया समझ में? ठीक, अब इसकी डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। अब यहाँ से हम डेफिनेशन निकालते हैं। देखिए, इफ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, अगर किसी बॉडी पर जितने भी बाहरी बल लग रहे हैं उन सभी का वेक्टर सम 0 है, तो बॉडी एक्सीलरेट नहीं करेगी। क्या होगा? बॉडी एक्सीलरेट नहीं करेगी। ठीक, ये दो अवस्था है, ये दो स्टेट है जो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या करता है? होल्ड करता है। बॉडी या रेस्ट में रहेगी या फिर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है। यूनिफॉर्म मोशन जिसको समझना हो तो हम बता दें डिटेल में। जैसे कि बॉडी, मान लीजिए कोई कार है, 50 किलोमीटर की स्पीड पकड़ ली, आप नेशनल हाईवे पर चला रहे हैं अपने कार को, 50 किलोमीटर की स्पीड पकड़ ली। अगले 10 घंटे तक आप क्या करेंगे? 50 किलोमीटर की स्पीड से ही उस पर दौड़ाते रहेंगे। ठीक, तो इस अवस्था में क्या होगी? वो न्यूटन फर्स्ट लॉ को होल्ड कर रही है, क्योंकि उस पर एक्सीलरेशन क्या है? 0 है। ठीक है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी चीज को मूव करोगे तो उस पर एक्सीलरेशन 0 रहता है। रेस्ट पे रहेगी तब भी एक्सीलरेशन वेलोसिटी दोनों 0 रहेगी। ठीक है, आया समझ में? तो डेफिनेशन यहाँ लिखते हैं। इफ द वेक्टर sum of all the external forces on any body is 0, then its acceleration
देन द बॉडी इज अनएक्सिलरेटेड, या फिर क्या बोल सकते हैं, हाँ, देन द बॉडी इज अनएक्सिलरेटेड, या देखिए दोनों ही अवस्था में क्या है, बॉडी अनएक्सिलरेटेड है। तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि एफ एक्सटर्नल दोनों ही कंडीशन पे क्या होगा, जीरो होगा। और साथ ही साथ क्या होगा, अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। एक्सीलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया। ये दो मोशन में ही क्या है, ये दो कंडीशन में ही क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ को कोई बॉडी होल्ड करेगी। ठीक है ना, कब नहीं होल्ड करेगी, कब नहीं होल्ड करेगी, ये भी एक दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है ना, ये तो था ये करेगी, इसका दूसरा अपोजिट तरीके से भी समझ लेते हैं। अगर कोई बॉडी एक्सीलरेटेड है तो वे न्यूटन लॉ को होल्ड नहीं करेगी। इसमें दो अवस्था होगी, नॉट होल्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, दो कंडीशन है। पहली है एक्सीलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, और यूनिफॉर्मली डी एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्मली डी एक्सीलरेटेड मोशन। इन दो कंडीशन पे क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ को होल्ड नहीं करेगी। ठीक है ना, एक कहानी बताते हैं, आपने हमेशा देखा होगा। मान लीजिए कि आप एक कार में अपने फादर के साथ कहीं जा रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन मान लेते हैं आजकल छपरियों जो है KTM बाइक बहुत चलाते हैं। ठीक है, तो उस पर बैठे हैं भैया, गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हैं, पीछे बैठे हैं। तो पहले KTM बाइक कैसे है, रोके रहेंगे, रेस्ट अवस्था में रहेगी। फिर जैसे ही बैठाएंगे देख करके एक्सीलरेटेड भाई भागेंगे एकदम, कान ऐठेंगे, तो उस अवस्था में बाइक कहाँ जाएगी, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में। पहले रेस्ट में थी, जैसे कान ऐठे एक्सीलरेटर, एक्सीलरेटर एक्सीलरेशन से ही आया है, साइंस के वर्ड से लिया गया है एक्सीलरेटर, एक्सीलेटर। जब हम एक्सीलेटर को हटते हैं तो बॉडी कार या बाइक किस में आ जाती है, एक्सीलरेशन मोशन में आ जाती है। ठीक है ना, एक्सीलरेशन में। और ब्रेक क्या करती है, डी एक्सीलरेशन का काम। ठीक, जैसे ही चरखा हटेंगे तो बॉडी किस में चली जाएगी, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में। किस में चली जाएगी, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन में। मान लो कहाँ तक अपनी वेलोसिटी बढ़ाता है, 50 किलोमीटर पर सेकंड तक। किसमें, 50 किलोमीटर पर सेकंड तक बढ़ाता है वेलोसिटी। उसके बाद 50 किलोमीटर बढ़ाने के बाद वो 10 मिनट तक किससे चलती है, 50 किलोमीटर पर सेकंड से ही वो यूनिफॉर्मली चलता है। ठीक, एक अवस्था ये हो गई। और चौथी अवस्था बता रहे हैं, सामने मान लो कोई कार आ गई, कुछ भी आ गया, तो उसने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया। ब्रेक अप्लाई किया तो कौन सा मोशन परफॉर्म किया, यूनिफॉर्मली डी एक्सीलरेशन मोशन। क्या, डी एक्सीलरेटेड मोशन परफॉर्म किया। तो चार अवस्था हुआ। एग्जाम्पल लेकर के हम समझा रहे हैं दूसरे तरीके से भी, दूसरे तरीके से समझा रहे हैं। तो KTM बाइक है, बाइक चार अवस्था, 1 2 3 और ये चौथी अवस्था। इसे समझिए, ये फीलिंग आएगी पूरी आपको कि क्या होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ इस अवस्था में कहाँ कहाँ लागू होगा। ठीक, पहला है रेस्ट में, जब बाइक किस पे रहेगी,
बाइक एट रेस्ट। रेस्ट में रहेगी, वेलोसिटी क्या रहेगी, 0। वेलोसिटी क्या है, 0। फिर क्या रहेगी, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। ठीक, इसमें क्या होगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा, एक्सीलरेशन डज नॉट इक्वल टू 0। और ये किसमें होगा, पॉजिटिव में। एक्सीलरेशन किसमें होगा, पॉजिटिव में होगा। ठीक, फिर तीसरी अवस्था यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करेगा। ठीक, क्या करेगा, यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करेगा। कुछ देर तक, मान लो 10 मिनट 5 मिनट यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करेगा। तो उसमें भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। ठीक है ना, टीडीएम बाइक पे जा रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म किया, वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। उस समय उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा। ठीक है। चौथी अवस्था यूनिफॉर्मली डी एक्सीलरेटेड मोशन। इस समय क्या होगा, एक्सीलरेशन डज नॉट इक्वल टू 0, मगर क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि बाइक की वेलोसिटी क्या होगी, घट रही होगी। इस वजह से क्या होगा, यूनिफॉर्मली डी एक्सीलरेटेड मोशन होगा। जब तक एक्सीलरेशन पॉजिटिव रहेगा, वेलोसिटी बाइक की बढ़ाती रहेगा। जब नेगेटिव होगा, ठीक है ना, जब नेगेटिव होगा तो वेलोसिटी बाइक की घटाएगा। ठीक, ये समझ में आया। तो यहाँ पर 4 अवस्था हमने बताई है। इस 4 अवस्था में न्यूटन फर्स्ट लॉ कहाँ कहाँ लगेगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कोई बॉडी अगर रेस्ट पे रहेगी, तो वहां पर न्यूटन फर्स्ट लॉ लगेगा। कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही होगी विद कांस्टेंट वेलोसिटी, वहां पर न्यूटन फर्स्ट लॉ लगेगा। कहाँ नहीं लगेगा, 2 अवस्था में नहीं लगेगा। पहला है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, दूसरा है यूनिफॉर्मली डी एक्सीलरेटेड मोशन। वहां पर न्यूटन फर्स्ट लॉ बिल्कुल नहीं लगेगा। इन दोनों कंडीशन पे नॉट होल्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ। ठीक, और क्यों नहीं होल्ड करता भी हम इसको ही बताएंगे। होल्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया भी, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक, ये आगे समझ में, ये सभी को समझ में। ठीक, कि क्या होता है। यहाँ पर हम देखें एफ एक्सटर्नल अगर 0 है तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा उस बॉडी का, 0। ये हम कैसे समझते हैं, हम दोबारा इसी ब्लॉक को उठाते हैं और इस सरफेस को प्लेन सरफेस। देखिए, जब तक किसी बॉडी पर हम फोर्स न लगाएं, क्या उसमें एक्सीलरेशन आ सकता है, कभी नहीं आएगा। तो फोर्स की वजह से हमेशा एक्सीलरेशन आता है, ना कि एक्सीलरेशन की वजह से फोर्स पैदा होता है। ठीक है ना, हमने इस पे फोर्स लगाया, एक्सीलरेशन आया। अब एक्सीलरेशन इज क्वांटिटी विच क्या कहाँ से प्रोड्यूस होती है, फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होती है। किसी पे आप बल लगाएंगे तो उसमें एक्सीलरेशन आएगा। ठीक है ना, एक्सीलरेशन फोर्स को पैदा नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ लिख दे रहे हैं, किसी पर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स क्या होता है, कॉज होता है। उसका इफेक्ट कैसे दिखाई देता है, उसका इफेक्ट बॉडी में एक्सीलरेशन आने की वजह से दिखाई देता है, या फिर और दूसरी भाषा में बोल सकते हैं वेलोसिटी चेंज हो जाती है। बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, 0 या तो कुछ और हो जाएगी। ठीक है ना, या तो कम हो जाएगी तो ज़्यादा हो जाएगी। किसी पर फोर्स लगता है, अगर किसी पर फोर्स लगाया जाएगा, या तो एक्सीलरेशन होगा या तो डी एक्सीलरेशन होगा। तो फोर्स इज कॉज एंड acceleration
एंड डी एक्सीलरेशन इट्स इफेक्ट। ठीक, फोर्स क्या होता है? कॉज होता है जो हम लगाते हैं, और एक्सीलरेशन और डी एक्सीलरेशन उसका क्या होता है? इफेक्ट होता है जो हमें दिखाई देता है फोर्स लगाने की वजह से। तो इसको हम रब कर रहे हैं। आगे हम बात करेंगे इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम हम इसे तो पूरा नहीं मिटा लेंगे, डेफिनेशन मिटा दे रहे हैं हम। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? सारा चीज वही है, बस इनर्शियल फ्रेम समझाने के लिए हम ये मिटा रहे हैं। ठीक, तो इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? ऐसा फ्रेम, कोई बॉडी, कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट, एनीथिंग, किसी को भी फ्रेम बना सकते हैं। ठीक है ना? जैसे ही आप कार्टेशियन प्लेन में ओरिजिन को क्या मानते हैं? क्या मानते हैं? इनर्शियल पॉइंट मानते हैं। फिर बोल दीजिए इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। क्या रेफरेंस फ्रेम भी बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम भी बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं उसको। ठीक है ना? ओरिजिन इज रेफरेंस पॉइंट ऑफ यानी कार्टेशियन प्लेन, एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। ठीक, ओरिजिन क्या होता है? रेफरेंशियल फ्रेम होता है, रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस पॉइंट होता है, सॉरी। तो इनर्शियल फ्रेम एक नया डालते हैं, इसको पूरा मिटा दे रहे हैं, पूरा मिटा चलते। इनर्शियल फ्रेम इनर्शियल फ्रेम एनी बॉडी, कोई भी बॉडी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, एनी पार्टिकल हो, अगर वो न्यूटन फर्स्ट लॉ को होल्ड कर रहा है तो क्या कहलाएगा? इनर्शियल फ्रेम किसी दूसरी बॉडी के लिए। ठीक है ना? एनी बॉडी विच होल्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ called inertial frame, inertial frame। जो भी बॉडी है अगर न्यूटन फर्स्ट लॉ को होल्ड कर रही है तो क्या कहलाएगी? इनर्शियल। और न्यूटन फर्स्ट लॉ है क्या? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, न्यूटन फर्स्ट लॉ का कहना है कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। तो रेस्ट बॉडी हमेशा क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम होता है। क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम। तो ये क्या है? इनर्शियल फ्रेम। इसका हम नाम दे दे रहे हैं ए, और ये क्या है? बी बॉडी। तो क्या है? इनर्शियल फ्रेम। ए क्या है? तो ए इज इनर्शियल फ्रेम। ठीक है ना? इनर्शियल फ्रेम। अब बी, इसका दूसरा भी एक कहना था न्यूटन फर्स्ट लॉ, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है तो वो भी क्या कहलाएगी? इनर्शियल फ्रेम कहलाएगी। उसे भी इनर्शियल फ्रेम हम कह सकते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ यही है, ये कहना है कि कोई बॉडी अगर न्यूटन फर्स्ट लॉ को होल्ड कर रही है तो क्या कहलाएगी? इनर्शियल फ्रेम। तो दूसरी कंडीशन थी, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है तो वो भी क्या होगी? इनर्शियल फ्रेम होगी। तो बी इज इनर्शियल फ्रेम, बी इज इनर्शियल फ्रेम। डी क्या है? इनर्शियल फ्रेम है। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है ये हम बात कर लेते हैं। जो न्यूटन फर्स्ट लॉ को ना होल्ड करे, नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम, एनी बॉडी कैन नॉट होल्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ। कौन सी अवस्था होती है जिसमें नहीं होल्ड करता? ये दोनों अवस्था। ये क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम।
ये क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अगर बॉडी एक्सेलरेटेड होगी या डी एक्सेलरेटेड मोशन में होगी, परफॉर्म कर रही होगी, तो उस अवस्था में वो नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाएगी हमेशा। ठीक है ना। मान लीजिए आप किसी मतलब कार में, अपने फादर की कार में आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, राइड पे जा रहे हैं, तो आगे वाली सीट पे आप बैठे हैं, तो पहले क्या है, गाड़ी रेस्ट में रहेगी, स्टार्ट करे रहेंगे, फिर आकर के बैठोगे। ठीक है ना। एक अवस्था ये रही जब बॉडी रेस्ट में थी कार। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आपके फादर एक्सीलरेट करेंगे बॉडी कार को। मान लो 50 किलोमीटर पर आवर तक उन्होंने क्या किया, 5 सेकंड में पहुंचा दिया। ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन कितना हुआ, 0 से 50 किलोमीटर तक वेलोसिटी तक उन्होंने पहुंचाया 5 सेकंड में। तो एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड हुआ, पर सेकंड स्क्वायर हुआ। उसके बाद उन्होंने 50 किलोमीटर पर आवर से क्या किया, कुछ दूर तक चलाया। मान लो चला दिया क्या, 5 किलोमीटर चला दिया। ठीक है ना। एक अवस्था ये रही। दूसरी अवस्था, सामने मान लो कोई कार आ रही है, कोई बाइक आ रही है, कोई बुजुर्ग आदमी आ गया, कुछ भी आ गया, तो उस अवस्था में क्या करेंगे, ब्रेक अप्लाई करेंगे। जस्ट यही छपरी KTM बाइक वाला एग्जाम्पल है जो हमने बताया है अभी। तो ब्रेक अप्लाई किए तो क्या हुआ, डी एक्सीलरेशन मोशन हुआ। क्या वेलोसिटी कम हो रही है तो डी एक्सीलरेशन मोशन हुआ। तो 4 अवस्था हुई। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से एनी बॉडी विच होल्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना, वो क्या कहलाएगा, इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा। तो इस 4 अवस्था में कौन सी अवस्था है, कौन सी अवस्था है जो न्यूटन फर्स्ट लॉ को होल्ड कर रही है, और जो न्यूटन फर्स्ट लॉ को होल्ड कर रही होगी वही क्या कहलाएगी, इनर्शियल फ्रेम कहलाएगी। तो जब बॉडी रेस्ट में थी तब भी इनर्शियल फ्रेम वो कहलाएगी। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तब भी इनर्शियल फ्रेम कहलाएगी। और अगर बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन में है, डी एक्सीलरेटेड मोशन में है, तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है जो कि न्यूटन फर्स्ट लॉ को होल्ड नहीं करती। अच्छा, ये एक्सीलरेटेड और डी एक्सीलरेटेड मोशन में नॉन इनर्शियल फ्रेम क्यों हो जा रहा है, फिर न्यूटन फर्स्ट लॉ को होल्ड क्यों नहीं कर रहा है कोई बॉडी। ठीक है ना। अब उसी कार और बाइक वाला एग्जांपल हम दोबारा ले रहे हैं। देखिए, आप इमेजिन करिए, दोबारा वही एग्जांपल है, आप कार में बैठे शुरुआत में, फिर आपके फादर ने जैसे ही क्या किया, कार को हाई स्पीड 0 से 50 तक पहुंचाई, कॉन्टिन्यूअस स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो आपके ऊपर एक फोर्स काम करता है। आप क्या करते हैं, जैसे वेलोसिटी बढ़ाते हैं तो आप सीट की तरफ पीछे चिपक जाते हैं, उस पर एक बाहरी बल काम करता है, जिसे कहते हैं स्यूडो फोर्स। क्या कहते हैं, स्यूडो फोर्स। आर्म वेस्ट प्रिंसिपल के हिसाब से स्यूडो फोर्स, ठीक है ना, स्यूडो फोर्स लगता है। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहना था कि कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए। ठीक है ना। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहने दो, अगर यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन ही परफॉर्म करने दो, कर रही है। जैसे ही उस पर क्या कर रहे हैं, आपके ऊपर क्या हुआ है, बल लगा, आप किस में आ गए, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है ना। वो जो कार है आपके लिए क्या कहलाएगी, नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाएगी। ठीक है ना, क्योंकि आपके ऊपर क्या लग रहा है, बल लग रहा है पीछे की तरफ। ठीक है। जैसे ही फिर उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करने लगी, 50 किलोमीटर पहुंचा दिया, फिर उसे से 50, मान लो 50 किलोमीटर आगे चल रहे हैं अगले 10 सेकंड के लिए, 50 किलोमीटर की वेलोसिटी लेकर के। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने क्या, ब्रेक जैसे अप्लाई किया, तो आपके ऊपर फिर एक स्यूडो फोर्स काम करता है। क्या होता है, आप आगे की तरफ झुक जाते हैं, यहाँ से क्या होता है, आगे की तरफ, फिर लगा फोर्स, तो फिर आपके लिए कार क्या हो गई, नॉन इनर्शियल फ्रेम। क्या हो गई, नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनका कहना यही था कि कोई बाहरी बल नहीं कार्य करना चाहिए। कोई भी फ्रेम पे अगर कोई बैठा है तो उसके ऊपर कोई बाहरी बल कोई कार्य नहीं करेगा, जब तक नहीं करेगा तब तक के लिए वो क्या कहलाएगा, इनर्शियल फ्रेम। जैसे कार्य करना शुरू कर दिया वो क्या हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें यही इतना, ठीक। चलिए देखिए, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में एक और बात कर लेते हैं। अगर कोई फ्रेम इनर्शियल फ्रेम है
और उसके रिस्पेक्ट में कोई और एक फ्रेम है जो उसके साथ ही चल रहा है, तो वो भी नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा। ठीक है ना, वो भी क्या कहलाएगा, नॉन इनर्शियल इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा। जैसे कि ट्रैक्टर और ट्रॉली ले लीजिए। ट्रैक्टर क्या है, ट्रैक्टर से ट्रॉली जुड़ी रहती है पीछे। ट्रैक्टर अगर एक्सीलरेट कर रहा है तो ट्रॉली भी एक्सीलरेट करेगी। अगर ट्रैक्टर यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रहा है तो ट्रॉली भी पीछे यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करेगी, क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मगर ये जो एग्जांपल हमने बताया, ज़रूरी नहीं कि कोई बॉडी जुड़ी हुई है। मान लो आप दो दोस्त हैं, दो फ्रेंड हैं, बाइक राइडिंग कर रहे हैं। ठीक है, आपका दोस्त भी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और दूसरा दोस्त भी क्या है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, आपका फ्रेंड भी। तो दोनों क्या हो गए, इनर्शियल फ्रेम हो गए। वेलोसिटी भी सेम है, सब कुछ सेम है। ठीक है ना, इनर्शियल फ्रेम हो गए। अगर एक्सेलरेटेड मोशन में दोनों हो गए तो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गए, दोनों के दोनों। ठीक है ना, यही बात समझाना चाहते हैं। जैसे ट्रेन बोगी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके लिए। तो बस आज के लिए बस इतना एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल का नाम लिख लीजिए। ये भैया KTM बाइक छपरी। KTM बाइक छपरी, ये एग्जाम्पल है। आजकल छपरी KTM बाइक ज़्यादा चलाते हैं, तो इसका एग्जाम्पल है। पहले रेस्ट में रहती है बाइक, फिर एक्सीलरेटर डालते हैं भाई साहब, एक्सीलरेशन मोड में आ जाती है, वेलोसिटी बढ़ाते हैं खूब दबा करके। फिर क्या होता है, कांस्टेंट कर लेते हैं वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करने लगती है। फिर क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तो क्या हो जाता है, डी एक्सीलरेशन मोशन हो जाता है। उस समय यूनिफॉर्म डी एक्सीलरेटेड मोशन हो जाता है। जब रेस्ट में रहेंगी और यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करती रहेगी तो उस समय होगा इनर्शियल फ्रेम और न्यूटन लॉ को होल्ड करेगी। और जब एक्सीलरेटेड या डी एक्सीलरेटेड होगा तो उस समय न्यूटन फर्स्ट लॉ को नहीं होल्ड करेगी, और नहीं होल्ड करेगी इनर्शियल फ्रेम भी वो बाइक नहीं कहलाएगी उस आदमी के लिए। या फिर कोई पीछे अगर बैठा हो, छपरी की गर्लफ्रेंड बैठी हो भैया, उसके लिए इनर्शियल फ्रेम नहीं होगी बाइक। ठीक है ना, क्योंकि जब वो बाइक स्टार्ट करेगा रेस्ट में तो उस पर ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। जैसे ही वो एक्सीलरेटेड मोशन में किया तो गर्लफ्रेंड के ऊपर भाई पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, पीछे की तरफ गिर पड़ेगी अगर ज़्यादा एक्सीलरेट कर दिया बाइक को तो टाइम के साथ। और यूनिफॉर्म मोशन में हो तो आराम से जैसे रेस्ट में था वैसे ही बैठे रहेंगी। और अगर यूनिफॉर्म डी एक्सीलरेटेड मोशन, उसने बाइक में क्या लगाया, ब्रेक लगाया, तो क्या आगे की तरफ चिपक जाएगी जा करके, क्योंकि इसके ऊपर क्या कार्य करने लगता है, स्यूडो फोर्स। ठीक है ना, स्यूडो फोर्स कार्य करने लगता है। ठीक, आ समझ में। तो ये है न्यूटन फर्स्ट लॉ और इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट लेक्चर की हम बात करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही।